एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जन्म कुंडली का निर्माण जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन प्रारंभ हो जाता है। जो वर्तमान में उस समय पर जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर ज्योतिषी गण ग्रहों को उस स्थान पर बैठा देते हैं, जिसके माध्यम से उसके जीवन में कैरियर, उनके जीवन में सफलता और लाभ हानि, सुख दुख का फैसला हो जाता है। और ये जन्म कुंडली का प्रभाव पूरे एक जीवन भर देखने को मिलता है, ताउम्र उनके जीवन पर इसका प्रभाव होता है। और आज हम इस जून 2024 के जन्म कुंडली को समझने वाले हैं कि आपके कन्या राशि के जीवन पे कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी अथवा कहां कहां हमें सतर्क और शुभता की प्राप्ति होगी। यदि 2 छाया ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो 7 के 7 ग्रहों का परिवर्तन इस जून महीने में होता है। शायद इसीलिए ये जून महीना और अधिक खास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 जून को देखिए। 1 जून को ग्रहों के जो सेना नायक माने जाते हैं मंगल देव, इनका प्रवेश हो जाएगा ठीक अष्टम भाव पर, और ये ऑलरेडी आपके अष्टमेश बनते हैं। अर्थात मंगल का अष्टम में जाना आपको एक ऐसे रिसर्च की ओर ले जाता है जहां आप अपने प्रॉब्लम, आपकी परेशानियां जो बनी हुई हैं उससे बाहर निकलने के लिए आप उसमें डूब जाते हैं। एक ऐसा समय होगा कि मुझे एक बेहतर विकल्प निकल करके आता है, क्योंकि मंगल हमारी एनर्जी है। जहां पर ये जाएंगे वहां हमारी एनर्जी लगेगी। अष्टम भाव पर जा रहे हैं। ऑकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान, विज्ञान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, तंत्र मंत्र, और जो फील्ड आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के रिसर्च, यहाँ पर आपका माइंड जाने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी वहाँ पर बैठी हुई है। मंगल को माना जाता है एक सेनापति। मंगल होते हैं एक ऐसे ग्रह जिनके पास उत्तरदायित्व लेने का और उसे निर्वहन करने का हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और यही शक्ति आपके अंदर समाहित होगी। जो चुनौतियां हमें मिली हैं या जो दायित्व हमें मिला है उस दायित्वों का मैं निर्वहन कर पाऊंगा। ये मंगल का सबसे शुभ प्रभाव हुआ जो अष्टम भाव पर गए हैं। अब 2 जून का एक डेट आता है। 2 जून को होता क्या है, देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाएंगे अपने अस्त अवस्था से। एक ऐसे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जो चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों ही बनते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका उदित अवस्था में आना आपके भाग्य की जागृति के लिए एक सर्वोच्च स्थान होगा। एक ऐसा समय होगा जो भाग्य मेरे संग चलेगा। अब मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता है तो अपने जो मेरा फोकस मेरे कार्य क्षेत्र पर है उस पर मेरा ध्यान न हटे, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दूसरा नाम होता है दीपक तले अंधेरा। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर इनकी दृष्टि है वो स्थान तो बहुत मजबूत हो जाता है। वहां ईश्वर की कृपा, हमारे भाग्य की कृपा मिल गई। लेकिन जहाँ पर ये स्वयं स्थित होते हैं वहाँ देखा गया है कि व्यक्ति का फोकस उसी स्थान से हट जाता है, और शायद इसी कारण से इनका ट्रांजिट आपके 9वें भाव पर भाग्य स्थान पर होता है। तो व्यक्ति कैसे मुझे और आगे बढ़ना है, इसके फोकस पर कुछ कमी आ सकती है, इस पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। और वो तब आता है जब हम सोच लेते हैं कि भाई ऑलरेडी मुझे मंजिल मिल चुकी है या मैं सफल हो चुका हूँ, और ऐसा अनुभूति आ सकता है। इसलिए हमने कहा कि दीपक तले अंधेरा एक ऐसा समय है जिस समय पर हम दूसरों का भला करते हैं। एक ऐसा समय है जो हमसे जुड़ते हैं उनका कल्याण होता है। और देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनको यूज करके आपको लाभ लेना है। हमने हमेशा हमारे पूर्व वीडियो में इस चीज़ की हमने जिक्र किया है कि यदि किसी ग्रह को आपको पॉजिटिव प्रभाव लेना है तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि लाना है तो उसके समान स्वयं को ढाल लीजिए। तो गुरु के समान हमें हो जाना है। 9वें भाव पर है, धर्म स्थान पर है, तो धार्मिक यात्राओं पर जाना, स्वयं को धर्म के प्रति निष्ठावान बनाना, ये गुरु काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और जब गुरु मजबूत हो गए अर्थात आपका भाग्य, आपका धन, आपका पैसा मजबूत हो गया, क्योंकि 2 नंबर की राशि पर है। धन की परिकाष्ठा को यहाँ पर सिद्ध करते हैं गुरुदेव भाग्य भाव पर उपस्थित होकर। अब इनके पास जो दृष्टियां हैं वो सीधे आपके अपने राशि पर ही पड़ रही हैं। अर्थात मैं इस समय पर सबसे ज़्यादा तेजस्वी हो जाऊंगा।
इस समय पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपने भाग्य की जागृति के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, क्योंकि गुरुदेव भाग्य स्थान से ही आपके अपने राशि को देख रहे हैं। मेरे अंदर वो गुरुता आनी चाहिए। इस गुरु का यदि संपूर्ण रूप से आपको लाभ लेना है तो वो गुरुता भी मेरे अंदर होनी चाहिए, और तब मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि जो आ रही है वो आपके ज्ञान, आपके पंचम भाव पर आ रही है, जो कि आपका एजुकेशन है। 5, 6, 7, 8, 9। आपको और हमको जो मूल्य मिलता है वो हमारे ज्ञान के अनुरूप मिलता है। किसी को आप सुनते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को नहीं सुनते, उसके ज्ञान को सुनते हैं। किसी को आप कोई पेमेंट देते हैं, कोई काम करता है, तो उसके पास जो टैलेंट है, जो उसके पास एजुकेशन है, जो उसके पास जो तकनीक है, उसका आप पेमेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर है। हमको अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, यदि हमारा उद्देश्य यदि बड़ा है तो। अन्यथा जहाँ पर है वहाँ से भाग्य की उन्नति तो करा करके ही रहेंगे। अब जैसे ही एक डेट आता है 12 जून का, 12 जून को, जो कि पैसों के, धन के कारक माने गए हैं, प्रेम उल्लास संपन्नता के कारक माने गए हैं, हमारे जीवन में वैभव के प्रतीक होते हैं, यही शुक्रदेव, इनका ट्रांजिट परिवर्तन, गोचर परिवर्तन भी हो जाता है ठीक अपने मित्र की राशि बुध पर, बुध की राशि 3 नंबर पर, और जो आपके लिए दसम भाव है। अब दसम भाव के पॉजिटिव प्रभाव क्या शुक्र आपको दिला पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल दिला पाएंगे, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। दसम भाव पर जाएंगे जो कि मेरे कैरियर है, तो भाग्य के स्वामी कहाँ चले गए? तो कैरियर भाव पर चले गए। मेरे काम धंधे में मुझे भाग्य का सपोर्ट भी मिल गया, मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल गया, किसी वरिष्ठ जन का सहयोग, उनका आशीर्वाद आपके कार्य क्षेत्र में आपकी निष्ठा को, आपके कार्य को प्रबल बनाती है। अब शुक्र को माना गया है सौम्य ग्रह, शुक्र को माना गया है पैसा, तो पैसा कहाँ आ गया? मेरे कर्म में आ गया। जो आप काम करेंगे उसके अनुरूप आपको धन की प्राप्ति दिलाना, ये शुक्र का वायदा होता है। शायद इसी कारण से ये दसम भाव पर इनका गोचर हो रहा है, और 12 जुलाई तक रहेंगे, लंबा ट्रांजिट है इनका, तो लाभ लीजिए और इसका प्रभाव लीजिए। अब इसके बाद एक और ग्रह आते हैं। अच्छा, अभी शुक्रदेव आपके वित्त मंत्री भी हैं, देखिएगा 7 नंबर लिखा है आपके द्वितीय भाव पर, मतलब आपके वित्त मंत्री भी शुक्र है। अब द्वितीय का दसम पर जाना, मेरे काम से मुझे धन निकाल कर देंगे, मेरे कुटुंब, मेरे फैमिली के कोई मेंबर मेरे काम में सम्मिलित हो सकते हैं, या उनका सपोर्ट मेरे काम को ज़्यादा आगे बढ़ा जाएगा। द्वितीय भाव मेरी वाणी का होता है, मेरी वाणी में वो मिठास आएगा जिसके माध्यम से मैं अपने काम को संपन्न कर सकता हूँ। इस समय पर आपकी बातचीत बहुत मीठी होने वाली है, बहुत प्रभावपूर्ण होने वाली है, क्योंकि शुक्र दसम भाव पर बैठे हैं, और बातों से आपके काम सिद्ध हो सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हमको जा करके वो काम पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आप टेलीफोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपने बात किया और आपके कार्य सिद्ध हो गए। एक ऐसा समय रहेगा। फिर एक डेट आता है 14 जून का। 14 जून को होता क्या है? आपके अपने ही राशि के स्वामी बुध देव, इनका गोचर परिवर्तन एक दूसरे राशि पर, अर्थात दसम भाव पर, मिथुन राशि पर हो जाएगा। बता दें आपको, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी एक ही ग्रह है, वो है बुध। अब दसम भाव पर एक तो शुक्र गए थे, एक अच्छी बात थी। अब दूसरी तरफ से यहाँ पर बुध भी चले गए, और बुध हमारा माइंड है। बुध कौन है? तो आपकी बौद्धिक क्षमता है, और आप स्वयं बुध हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं। कहाँ चले गए? दसम भाव पर चले गए। भाई, कार्य की संपन्नता के लिए बहुत अच्छा योग मानेंगे। इस महीने आप कार्य से विमुख रह ही नहीं पाएंगे। हर समय आपके ऊपर वो काम प्रभावी रहेगा। आप अपने घर परिवार में रहें, आप किसी भी माहौल में रहेंगे, आपका काम आपसे नहीं छूटेगा, और ये आपका फोकस बनाता है। अच्छी बात है भाई, मैं किसी भी कार्य में यदि संलग्न रहूं, मेरे काम के प्रति मेरी निष्ठा प्रबल है, ये प्रदर्शित करता है बुध का दसम भाव पर जाना। और यहाँ पर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो एक तरफ शुक्र आपका पैसा हो गया, तो बुध आपकी वाणी हो गई, तो आपको वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति।
एक तरफ शुक्र हमारा पैसा है तो बुध हमारा व्यापार है, तो जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए कैरियर में अच्छी धन की प्राप्ति यहाँ संभावित देखने को मिलती है। जो एजुकेशन में है उनको वहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र पैसा है, बुध एजुकेशन है। बुध हमारा निर्णय है, शुक्र हमारा पैसा है। कोई बड़े निर्णय लेने की संभावना यदि बनती है तो आप निर्णय ले सकते हैं धन के मामलों को लेकर के, ये समय अनुकूल रहेगा। अब एक और विशेष बात बनती है जब आता है डेट 15 जून का। अब यहाँ पर बुध शुक्र कैरियर भाव पर हैं, कैरियर को ऊंचाई को देने के लिए, लेकिन अब सूर्य भी कैरियर भाव पर चले जाएंगे 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक रहेंगे ठीक आपके 10वें भाव पर। मतलब बुध और शुक्र का सहयोग किसने दे दिया? सूर्य भगवान ने दे दिया, जो ग्रहों के शासक हैं। सूर्य के पास प्रकाश है, इसलिए वो प्रकाश कहाँ आ गया? मेरे कैरियर में आ गया। सूर्य के पास पोजीशन है, अर्थात जो पोजीशन आप चाह रहे हैं अपने काम में, वो पोजीशन यहाँ सूर्य दिला पाते हैं। गवर्नमेंट से कोई जुड़ा हुआ काम आपको सिद्ध कराना है, सूर्य आपका काम निकाल देंगे। 10वें भाव पर बैठे हैं, 15 जून से आ जाएंगे। अब सूर्य को देखा जाए तो एक ऐसे ग्रह हो गए आपके लिए, ये 12 भाव के स्वामी हैं। तो यदि मेरा काम धाम मैं विदेशों में सेट करना चाहता हूँ, यदि आप विदेशों में रह करके कोई काम कर रहे हैं, तो ये कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भाई 12वें के स्वामी 10वें पर आए हैं, मेरे कोई काम बन सकते हैं, और ऐसे काम जिसकी मुझे लालसा है, जिज्ञासा है, वो काम कब सिद्ध होगा? सूर्य का गोचर देखिए, वो आपका सिद्ध करेगा। कोई आयात निर्यात संबंधी काम कर रहे हैं, अनुकूल है। कोई हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर है, उनके लिए ये अच्छा संयोग है। जो राजनीतिज्ञ है उनके लिए सूर्य का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। राजनीति में पोजीशन चाहिए, सूर्य है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल हो गया। जो गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल हो गया, या शासन के द्वारा कोई काम सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल हो गया। तो सूर्य का 10वें में जाना सभी दृष्टिकोण से एक बेहतर प्रयास को हमें हमारा जन्म देता है। सूर्य को नेम फेम कहा गया है ना, सारे संसार में किसका नाम है? सूर्य का। सारे संसार में कौन चमकता है? तो सूर्य चमकते हैं, अर्थात वो चमक आ गई हमारे कैरियर के भाव पर। अब इसका साथ देने के लिए शुक्र भी है, जो पैसा भी निकालेंगे। बुध है, जो मैं स्वयं यहाँ पर इन्वॉल्व रहूंगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी वहां पर बैठे हैं। एक त्रिग्रही योग का साम्राज्य हो जाएगा। इस समय पर एक रेमेडी, एक उपाय के रूप में आप कर सकते हैं। अपने किसी पुस्तक में आप एक नोट 10 का, 20 का, 50, 100 जो भी आपसे बने, एक नोट एक आप लगा सकते हैं अपने पुस्तक में। इसका लॉजिक को जरा समझिए कि शुक्र हमारा पैसा है, बुध हमारा पुस्तक है, हमारा एजुकेशन है, और सूर्य गवर्नमेंट है, अर्थात उस पैसे में गवर्नमेंट का सूचक अशोक स्तंभ उसमें समाहित होता है। इसे आप लगा करके छोड़ दीजिए, देखिएगा कि कुछ अच्छे बेहतर कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। और उसे पढ़ना भी है उस पुस्तक को। माना जाता है कि इस बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में, बुध हमारा पढ़ाई है और शुक्र पैसा है, तो जब हम कोई पुस्तक रीडिंग करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। जब हम कोई पुस्तक रीडिंग करते हैं तो वो उच्च स्थान हमें प्राप्त होता है। इसका यूज़ कर सकते हैं आप। 15 जून से ये विशेष प्रभावी हो जाएगा। अब एक डेट आता है 29 जून का। 29 जून को होना यह है कि शनिदेव, जो आपके पंचमेश और साथ ही साथ षष्ठेश बनते हैं, सबसे बड़े योग कारक ग्रह में इनकी गिनती होती है आपके लिए। भाई सबसे बड़े योग कारक में आपके लिए बुध हो गए, शनि हो गए और शुक्र हो गए। अब यहाँ पर शनिदेव की बात हुई तो 29 जून का एक डेट आता है और ये शनिदेव अपने वक्री अवस्था में आ जाते हैं। अभी तक ये मार्गी चल रहे हैं, अब वक्री हो जाएंगे। तो एक अच्छी बात ये हो गई कि वक्री अवस्था में आकर के आपके नौकरी के लिए अनुकूल हो गए, और ये 29 तारीख से लेकर के 15 नवंबर तक ये रहेंगे वक्री। मतलब नौकरी के लिए तो अच्छी बात हो गई। अब और अच्छी बात किसमें होगी? पंचम भाव का रिजल्ट मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा समय है। जो कोई पंचम, कोई क्रिएटिविटी, हस्तशिल्प इत्यादि का काम करते हैं, अच्छा समय है। शेयर मार्केट के लिए अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव मेरे एजुकेशन, संतान को लेकर के यदि मन चिंता परेशान है तो अच्छा समय रहेगा। लेकिन कोई ना कोई एक साथ में एक कुछ मानसिक अशांतियों को भी दे जाते हैं शनिदेव, और इसीलिए हम कहते हैं शनि के कारकत्व की वृद्धि अपने अंदर कर लेना है।
हमें जिस ग्रह के पॉजिटिव प्रभाव लेने हैं उसके जैसा हमें बन जाना है, उस ग्रह के पूरे 100% परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनि के दान करने हैं, शनि के उपाय करने हैं, वो तो भाई चलो ठीक है ना। किस देवता की पूजा करना है उस हमें उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि धर्म से हमको आस्था है और धर्म है तो रास्ता है, ये बात भी सिद्ध होता है। और इसीलिए कहा जाता है आस्था है तो रास्ता है। लेकिन यदि हम शनि को ही अपने अंदर समाहित कर लें तो कभी भी कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शनि अभी बहुत जल्दी अर्थात करीब करीब 10-11 महीने के बाद छोड़ करके जाने वाले हैं, आपके छठे भाव को पहुंच जाएंगे, आपके सप्तम भाव पर। तो नौकरी में यदि अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, मेरे मेहनत का परिणाम मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मुझे शनि बनना पड़ेगा। शनि अर्थात सबसे पहला है धैर्य, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी कहा गया है। सबसे पहला जो सूत्र आता है वो धीरज कहा गया है शास्त्रों में, मुझे वो धैर्य रखना है। दूसरा है धर्म, मुझे धर्म को नहीं छोड़ना है, कोई अनैतिक मार्ग पर नहीं चलना है। किसी मित्रों का मुझे साथ लेना है, किसी नारी किसी स्त्री का मुझे सपोर्ट लेकर के मैं अपने जीवन में बेहतर बना सकता हूँ अपने जीवन को। शनि मतलब होता है कड़ा मेहनत, है ना। जब हम किसी काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, समझिए शनि वहां पर इन्वॉल्व हो गए। एक तो मेहनत होता है अपना जो जॉब करना है, जो भी हमारा टाइमिंग होता है उस जॉब को हमने किया, बस आराम किया। लेकिन उसके बाद भी जो मेहनत होता है वो एक आपके लिए शनि को वो आकर्षित करेगा। और जिस काम को भी आप कर रहे हैं पूरे फोकस से करें, पूरे तन्मय से करें, ये शनि को यूज करना है। और शायद इसी कारण से जिसने अपने कर्तव्यों को जिया है वो आज शीर्ष पदों पर सुशोभित हो रहा है। और जो ये प्रॉब्लम यदि कुछ बनी भी हुई है, ये सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेंगी। क्योंकि सुख और दुख धूप और छांव के बराबर होते हैं, आज रहें कल न रहें, कोई इसका प्रभाव लंबे समय तक देखा नहीं गया है। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आए। यदि आज सुख है हमारे जीवन में, तो इस सुख के समय में ही हम ईश्वर को सुमिरन कर लें, तो कल आने वाला जो दुख है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आज सुख के समय में ही हमें वो काम कर लेना है जो आने वाले कल को आगे बढ़ाने के लिए एक संभावित अच्छा समय होगा। हमें आज ही उसकी तैयारी कर लेनी है कल की। तो जो सुख में सुमिरन करे, मतलब आज हमने अच्छा काम कर ले तो कल भाई स्वाभाविक है हमें दुख नहीं आएगा। और आज का निर्णय इसीलिए अहम माना गया है। भविष्य का निर्धारण आपका वर्तमान ही करता है, और इसलिए वर्तमान को मजबूत बनाते हुए अपने भविष्य को सुनिश्चित कर लीजिए। और शनि के इस वक्री अवस्था में शायद एक ऐसा ही समय रहेगा कि जो एक हम बोलते हैं कि ऐसा समय जिसमें हम टाइम ट्रेवल मशीन में हम जाते हैं, एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे। तो जो कुछ हमने छोड़ दिया है उसके परिणाम को हमें प्रदान कराएंगे। अब राहु और केतु को लेते हैं। राहु की स्थिति ठीक सप्तम भाव पर है और लगन में ही केतु है। अब केतु का लगन में होना स्वयं आपको इतना अधिक धर्म से वान बना दिया, धर्मवान बना दिया, ईश्वर के प्रति आपको आस्थावान बना दिया, आप बहुत स्वयं सन्यासी हो गए। केतु का राशि पर होना, आपके अपने राशि पर होना आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के समीप पहुंचाने वाला है। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आप एक क्षण भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका आंतरिक मन एक सन्यासी की भांति सोचेगा कि चलो मैं तकलीफ में रह जाऊं, उसके बाद दूसरों का भला कर पाऊं। और यही है इनका सबसे पॉजिटिव प्रभाव। अपने जो इनका जो ध्येय होता है, जो लक्ष्य होता है, इससे नहीं भटकते, भले जीवन में कितनी ही बाधाएं आए। ध्यान दीजिएगा, इस साधु के विषय में आपको एक बात बताने जा रहे हैं। इस केतु के विषय में एक साधु जी महाराज पानी में स्नान कर रहे थे, सुबह का समय था, और स्नान करते करते वो अपने अंजुली में जल लेते और भगवान सूर्य नारायण को तर्पण किया करते थे। ठीक उसी समय पर एक बिच्छू वहाँ पर डूब रहा था। साधु महाराज ने देखा तो उस बिच्छू को अपने हाथ से उठा करके बाहर निकालना चाहे, तो जैसे ये बाहर निकालते वो बिच्छू अपना डंक मार जाता। साधु जी महाराज के पूरे हाथ में खून आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जब दोबारा फिर से वो गिर गए, फिर से उठाया, फिर से उसने डंक मारा, फिर छोड़े, फिर उठाए। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, उनके हाथ लहूलुहान हो गए। उनके एक शिष्य देख रहे थे और कहे, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं।
बोले छोड़िए, इसे मरने दीजिए, जाने दीजिए। साधु जी महाराज ने कहा कि जब ये एक बिच्छू होकर के एक डंक अपने डंक को नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक साधु होकर अपनी साधुता को कैसे छोड़ पाऊं। ये अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि कोई बुरे परिणाम मिल भी रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने सत काम को नहीं छोड़ना है, और सत कर्मों का हिसाब वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, और उनको सब पता है कि कब हमें क्या प्रदान करना है। जिस समय हमारे प्रारब्ध के सब दुख तकलीफ पाप कट जाते हैं, अपने आप वहां लिखा हुआ है, भगवान इतना कुछ प्रदान करते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं सकता। और शायद यही है केतु का आपके अपने राशि पर और राहु का सप्तम भाव पर होना। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और यही चंद्रमा एक ऐसा ग्रह बनता है जो हमारे मन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। किसी भी प्रकार के मानसिक अशांतियों से यदि हम ग्रस्त हैं, समझिए चंद्रमा पीड़ित है। क्यों कहा गया है? चंद्र के आगे में एक शब्द जुड़ा है मां, अर्थात चंद्र मां। क्यों? एक बच्चा बहुत तकलीफ में होता है, बहुत पीड़ा में होता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के आंचल में बैठता है उसको शांति मिल जाती है। बच्चा रो रहा है, माँ ने उसे गोदी में बैठा लिया, उस बच्चा को चुप हो जाता है, वो बच्चा, उसको शांति मिल जाती है। अर्थात शांति कहाँ है? माँ के आंचल में है। और इसी कारण से कहा गया है मन यदि अशांत है, अपनी माता जी से जुड़िए, उनके आशीर्वाद को लीजिए। माता जी यदि जीवित नहीं है तो उस जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद को लीजिए, वहाँ से हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो शांति मिलेगी। और शायद जीवन में बहुत सक्सेस होने के लिए मानसिक शांति की परम आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति हमें माँ से मिलती है, और यही है चंद्रमा। अब समझते हैं आपके विशेष शुभ अशुभ तारीखों को। जो शुभ तारीखें होंगी जून 2024 के महीने में कन्या राशि के लिए, वो हैं 9 जून, 10, 11, 15, 16, 19 और 20 तारीख आपके लिए शुभ व कल्याणकारी होंगी। इसके विपरीत 3, 4, 12, 13, 22, 23 और 30 तारीख आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करने पड़े तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, कन्या राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।